हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेजेज ऑफ टीचिंग या शिक्षण की अवस्थाएं। इससे पहले शिक्षण होता क्या है इसके बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मूल शब्दों में बात करूं कि शिक्षण होता क्या है, टीचिंग होती क्या है, जब एक अधिक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है तो उसको हम शिक्षण कहते हैं। वैसे इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बुक्स में लिखी गई हैं तो उनको पढ़कर आप अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ मूल रूप से इसकी डेफिनेशन आपको बता दी है कि एक अधिक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन जब लाता है उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो शिक्षण होता है वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है या एक टीचिंग प्रोसेस किन किन चरणों से होकर गुजरती है, हम उस पर बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देख लेते हैं। तो हमने फेजेज ऑफ टीचिंग शिक्षण की अवस्थाओं को यहाँ 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से रहेंगे, वो 3 चरण कौन कौन से रहेंगे, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। अगर हिंदी में बात करें, पूर्व क्रिया अवस्था, अंत्य क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था, ये हमारी क्या है, 3 फेज रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रिया अवस्था में एक टीचर किस किस तरह की क्रिया यहाँ पर करके चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्री एक्टिव फेज होता है उसको हम टीचिंग प्लानिंग फेज भी कहते हैं। टीचिंग प्लानिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टोटली प्लानिंग की अवस्था है। यहाँ पर टीचर जो करता है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करता है, अपने शिक्षण का यहाँ पर ढांचा तैयार करता है कि वो क्लास में एंटर करने से पहले जितने भी क्रियाएं करता है वो सारी की सारी क्या है, प्री एक्टिव फेज में आएगी कि प्रैक्टिकली उसने क्लास में जाने के बाद किस किस तरह की क्रियाएं करनी है, उसकी प्लानिंग जो की जाती है वो इस अवस्था के अंतर्गत की जाती है। इसको इसलिए टीचिंग प्लानिंग फेज भी कहते हैं। दूसरा, इसको हम कॉन्सेप्चुअलाइज स्टेज भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइज स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर को चिंतन करना पड़ता है, थिंकिंग यहाँ पर टीचर की काम करती है, यहाँ पर ज़्यादा सोचना विचारना पड़ता है एक टीचर को, इसलिए इसको कॉन्सेप्चुअलाइज स्टेज भी कहते हैं। तो किस किस तरह की क्रियाएं यहाँ पर की जाती हैं एक अध्यापक के द्वारा, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। तो यहाँ पर जो है गोल्स है उसको डिटरमाइन किया जाता है, उसको निर्धारित किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षक कक्षा में जाने से पहले अपने पाठन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक शिक्षक क्लास में एंटर करने से पहले अपने पाठन यानी कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाने वाला है उसको एक गोल्स को क्या है यहाँ पर निर्धारित करता है। और जब वो अपने गोल्स को निर्धारित करता है तो वो क्या करता है, बस बच्चों की मानसिकता, उनके आयु स्तर और उनकी जो क्लास के स्तर को ध्यान में रख कर के क्या है, इन गोल्स को डिटरमाइन करता है। और उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार से वो करता है कि बच्चे के अपेक्षित व्यवहार में या एक्सपेक्टेड बिहेवियर में क्या है, चेंज हमें देखने को मिले। तो इस तरह से वो उद्देश्यों का निर्धारण यहाँ पर करके चलता है। अगर बात करें हम पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जब टीचर अपने शिक्षण के उद्देश्यों को यहाँ पर निर्धारित कर लेगा तो उसके बाद वो विषय वस्तु का चयन करेगा, विषय सामग्री का चयन करेगा। वो तय करेगा कि विषय सामग्री की प्रकृति, नेचर कैसी रहेगी, किस भाषा में उसने कंटेंट को बच्चों तक प्रोवाइड कराना है ना, और किस क्रम में वो कंटेंट को प्रस्तुत करना है बच्चों के समक्ष। और इसके साथ साथ बच्चों की मानसिकता, उनकी बुद्धि, उनके आयु स्तर, उनके शिक्षण स्तर या फिर उनकी हम कह सकते हैं क्लास के स्तर को ध्यान में रखकर ही क्या है, वो कंटेंट का चुनाव करता है। अगर अगला हमारा पॉइंट रहेगा अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। एक टीचर के लिए यह भी अरेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह विषय वस्तु से संबंधित जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उसको एक साइकोलॉजिकली और लॉजिकली बच्चों को कैसे वो प्रोवाइड करने कि बच्चों को वो कंटेंट सही से समझ में आए। क्रमबद्ध तरीके से टीचर यहाँ पर क्या करता है, एलिमेंट को अरेंज करके चलता है ताकि बच्चे वहाँ से ज़्यादा सीख सकें और उनके अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिले। इसलिए क्या करता है, एक टीचर प्री एक्टिव फेज में अपने टीचिंग एलिमेंट को क्या करके चलता है, अरेंज करके चलता है।
अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है स्टाइल ऑफ टीचिंग, कि पढ़ाने का जो स्टाइल है वो कैसे रहने वाला है, कैसी उसकी शैली रहने वाली है, और यह तय करना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब वो टीचिंग स्टाइल डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, तो बच्चों की जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता है, उनकी जो आयु है या फिर उनकी जो बुद्धि है, उनको ध्यान में रखकर क्या है एक अध्यापक चलता है। मेथड एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, एक अध्यापक के लिए ये तय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पढ़ाने के जो मेथड क्या रहेंगे और क्या क्या स्ट्रेटजी वो अपनी टीचिंग में अप्लाई करने वाला है। इस सभी को डिटरमाइन वो प्री एक्टिव फेज में ही करके चलता है। जैसे कि मेथड हमारे काफ़ी सारे होते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड। कौन सा मेथड ज़्यादा बच्चों के लिए स्टेबल रहेगा उसको डिटरमाइन करके चलता है, और साथ के साथ स्ट्रेटजी यहाँ पर बना के चलता है। स्ट्रेटजी क्या होती है? एक प्रकार से नॉलेज को बच्चों तक एक सही तरीके से प्रोवाइड करना या पहुंचाना, कैसे हम बच्चों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए क्या है लगातार स्ट्रेटजी एक अध्यापक के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि कंटेंट को ऑडियो विजुअल या किनेस्थेटिक या किसी अन्य तरीके से बच्चों को प्रोवाइड कराना, ये सारी की सारी हमारी स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड होकर चलती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बात की कि प्री एक्टिव फेज में एक टीचर किस किस तरह की क्रियाएं करता है, तुमने मोटा मोटा यहाँ पर देखा। तो हमने यहाँ पर देखा हर पॉइंट में क्या है, हर पॉइंट में प्लानिंग, कहीं ना कहीं प्लानिंग इंक्लूड है, इसलिए इसको टीचिंग प्लानिंग फेज भी कहते हैं। और हर पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं चिंतन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, थिंकिंग की आवश्यकता है, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज स्टेज भी हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम इंटरेक्टिव फेज कहते हैं। इंटरेक्टिव फेज को हम प्रेजेंटेशन स्टेज भी कहते हैं, प्रस्तुतिकरण अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटली जो प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग को यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको प्रस्तुतिकरण अवस्था भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं किन किन पॉइंटों को हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो साइजिंग अप द क्लास, जिसको हिंदी में कहेंगे हम कक्षा आकार की अनुभूति होना। टीचर जैसी क्लास में एंट्री करता है तो वो अपनी एक सरसरी नज़र क्लास के अंदर डालता है और ये डिटरमाइन करता है कि कौन से बच्चे उसको कोऑपरेट करने वाले हैं और वो बच्चे कौन से जिनसे किसी प्रकार का कोऑपरेशन टीचर को मिलने वाला नहीं है। ये क्लास के अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे कौन से हैं और कमज़ोर वर्ग के बच्चे कौन कौन से हैं, बच्चों का व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें टीचर एक क्लास में एंटर करने के पश्चात इंट्रोडक्शन के माध्यम से ये चीज़ें जान लेता है। और इसी पॉइंट के अंदर टीचर के व्यवहार को या फिर उसकी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर। तो बच्चे भी यहाँ पर टीचर को देखकर काफ़ी अजम्पशंस बच्चे बना लेते हैं टीचर को लेकर। फिर टीचर कैसा है, क्या वो हमारे साथ फ्रेंडली हो पाएगा या फिर वो टीचर ज़्यादा सीरियस टाइप का है, तो टीचर की पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है निर्धारित की जाती है साइजिंग ऑफ द क्लास बच्चों के द्वारा और टीचर के द्वारा। अगर हम अगले पॉइंट की बात कर ले डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, तो इसके पॉइंट के अंदर क्या होगा कि एक अध्यापक बच्चों का यहाँ पर निदान करता है। निदान मतलब बच्चों की हर तरीके से पहचान करना, बच्चों की समस्याओं का यहाँ पर क्या है पता लगाया जाता है एक टीचर के द्वारा। तो इस पॉइंट के अंदर हम सीधा सीधा पढ़ सकते हैं कि कक्षा के आकार की अनुभूति करने के पश्चात क्या है, एक अध्यापक के द्वारा लर्नर जो होते हैं, अधिगमकर्ता जो होते हैं, उनका डायग्नोसिस या निदान किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि बच्चे की जो पूर्व योग्यताएं हैं या बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है या बच्चों की जो क्षमताएं हैं या उनकी अभिवृत्ति हैं या उनकी जो अभिरुचियां हैं, उनका पता लगाया जाता है एक टीचर के द्वारा, किसका, अधिगमकर्ता का। और उससे संबंधित क्या है सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उन्हीं के आधार पर क्या है बच्चों को शिक्षण क्या है प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है। जब तक हम बच्चों को नहीं जानेंगे, बच्चों को नहीं पहचानेंगे, तो तब तक हम बच्चों को क्या है एक अच्छा शिक्षण प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं एक्शन ऑपरेशन। तो यहाँ पर अब क्या है क्रियाएं की जाएंगी एक अध्यापक के द्वारा। वो क्रियाएं वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, इंटरेक्शन हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है। वर्बल लेते हैं सबसे पहले इस पॉइंट के अंदर सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। एक उद्दीपक का सिलेक्शन करता है, एक चुनाव करता है एक अध्यापक, और स्टिमुलस हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लेके आए। तो अगर हमारा उद्दीपक या स्टिमुली ऐसा है तो बच्चों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन नहीं लेके आता, तो हमारी पूरी की पूरी जो टीचिंग है यहाँ पर फेल हो जाती है। तो एक टीचर को चाहिए कि वो उन्हीं उद्दीपकों का यहाँ पर सिलेक्शन करें जो उनकी शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उन स्टिमुलस को वो क्या है एक क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। जिन स्टिमुलस का यहाँ पर चुनाव किया गया है, अब बच्चों के समक्ष उन स्टिमुलस को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक
ढंग से क्या है यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, और बच्चे क्या करते हैं फिर उस स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स बच्चों के द्वारा दिया जाता है, हम मानते हैं कि हमारी टीचिंग उतनी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। अगला पॉइंट यही बनता है, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। फीडबैक प्रतिपुष्टि हम इसको हिंदी में कहते हैं। बच्चों से जितनी ज़्यादा प्रतिपुष्टि फीडबैक हमें मिलता है, हमारी टीचिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम रीइंफोर्समेंट भी प्रयोग में लाते हैं। रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन हमारा दोनों तरीके का हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक रीइंफोर्समेंट होता है जो बच्चों के अपेक्षित व्यवहार से डायरेक्ट रूप से जो जोड़ते हैं, है ना, जैसे कि बच्चों को पुरस्कारित करना, बच्चों को सम्मानित करना। ओके, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जो बच्चों को गलत काम से बचाता है। ओके, बच्चा मान के चलो कुछ गलत काम कर रहा है तो बच्चों को हम डांट देते हैं, फटकार देते हैं, ताकि उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो बिल्कुल एक सही ढंग से आए, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर देखे। अगला है डेवलपिंग ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। हम क्या करते हैं, स्ट्रैटर्जी, टीचिंग स्ट्रैटर्जी को यहाँ पर डेवलप करते हैं कि शिक्षण को आगे हम कितने अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को डेवलप किया जाता है। यहाँ पर नई स्ट्रैटर्जी यहाँ पर डेवलप की जाती है ताकि हमारे शिक्षण में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो स्ट्रैटर्जी तैयार की जाएंगी, हमने जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पर की है, हम बच्चों की मानसिकता को, उनकी परिपक्वता को, उनके आयु स्तर को, उनकी अभिरुचियों को, उनकी अभिवृत्तियों को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर नई टीचिंग स्ट्रैटर्जी यहाँ पर बना के चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पोस्ट एक्टिव फेज, इस पोस्ट एक्टिव फेज को हम इवैल्यूएशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फेज है ये टोटली इवैल्यूएशन पर बेस्ड है। यहाँ पर पूरा का पूरा मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। अब टीचर यहाँ पर प्लानिंग कर चुका है, उस प्लानिंग को प्रैक्टिकली प्रेजेंट यहाँ पर कर चुका है। अब जो टीचर ने अभी तक जो क्रियाएं की हैं वो कितनी इफेक्टिव या कारगर सिद्ध हुई हैं, वो इस अवस्था के माध्यम से एक अध्यापक जान पाता है। पोस्ट एक्टिव फेज, इसमें टोटली बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है, अपनी टीचिंग का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये फेज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं, डिजाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज। इसके अंदर क्या होगा कि एक जो रियल व्यवहार हमने बच्चों का जो देखा वो कंपेयर करेगा उसको अपेक्षित व्यवहार से। अगर वो दोनों बिल्कुल सेम है, लगता था कि हमने जो एस्पेक्ट किया था वो फीडबैक हमें देखने को मिला, तो हमारी टीचिंग बिल्कुल सही है। अगर ये लगता है कि हमारी जो रियल टीचिंग है या फिर रियल जो व्यवहार है, बच्चों का वास्तविक जो व्यवहार है वो अपेक्षित व्यवहार से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी यहाँ पर हमारे जो टीचिंग मेथड हैं, टीचिंग स्ट्रैटर्जी हैं, उनको हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे और उस चीज़ को फिर दोबारा सुधारने की यहाँ पर हम कोशिश करके चलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस ऑफ इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक एप्रोप्रिएट डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, कि बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए जो उपयुक्त पद्धति है वो क्या रहने वाली है। तो हम यहाँ पर बच्चों का रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, या कुछ और अलग डिवाइस का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चों का इवैल्यूएशन हम यहाँ सही ढंग से क्या है कर सकें। अगला पॉइंट रहेगा, चेंजिंग द टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटर्जी। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब बच्चों का हम इवैल्यूएशन कर चुके होंगे तो हम ये पता लगा चुके होंगे कि हमारी शिक्षण पद्धति हमारी कहाँ तक प्रभावशाली रही है, हमारी टीचिंग कहाँ तक प्रभावशाली रही है, बच्चों के अपेक्षित व्यवहार में कहाँ तक हम परिवर्तन ला चुके हैं और कितना और परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो उसके आधार पर हमें लगता है कि हमें अपने टीचिंग मेथड बदलने चाहिए, हमें अपनी स्ट्रैटर्जी यहाँ पर बदलनी चाहिए। तो उसके आधार पर हम इजीली अपने टीचिंग मेथड को परिवर्तित कर सकते हैं, नए हम स्ट्रैटर्जी अपनाकर अपनी टीचिंग को और कारगर साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग, प्रीएक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, अगर आपका प्रोफेशन टीचिंग है तो इस टॉपिक से आप अपने आप को पीछे नहीं रख सकते। ये टॉपिक हर जगह आपको काम में आने वाला है, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीएड कर रहे हो, या एमएड कर रहे हो, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आप कोर्स कर रहे हो, या फिर एस्टेट सीटेट वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।